हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है इस लाइव क्लास में। तो आपने इस लाइव क्लास का वेट किया होगा और कल लाइव क्लास किसी कारणवश नहीं हुआ था। इन्फॉर्मेशन हमने आपको कम्युनिटी टैब में दे दिया था। तो अगर आपको कम्युनिटी टैब की पोस्ट नहीं दिखाई देती तो इसका मतलब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। कर लीजिए, जो भी अपडेट है वहाँ पर हम देते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन लगभग, और 20 से ज़्यादा ही क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक हमारे साथ में बने रहिएगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का जल्दी से आंसर बताइए। सरफेस गेज के निम्नलिखित पार्टों में से कौन सा पार्ट डेटम एज के समांतर लाइनों में खींचने में सहायक होता है? 4 ऑप्शन है। बेस, रॉकर आर्म, गाइड पिन है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। तो पूछा जा रहा था कि सरफेस गेज के निम्नलिखित पार्टों में से वो कौन सा पार्ट है कि डेटम एज के समांतर लाइनें खींचने में सहायक होता है। मतलब डेटम एज के साथ में समांतर लाइन में खींचने में सहायक होता है, वो कौन होता है? गाइड पिन होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाइड पिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये सभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे अप्रेंटिस का एग्जाम हो, चाहे वो सीटीआई का एग्जाम हो, या किसी भी डिपार्टमेंट का हो। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मार्किंग मीडिया जॉब की सरफेस पर शीघ्रता से जम जाता है और सूख जाता है? तो बताना था। कोई ऑप्शन है वाइट वॉश, कॉपर सल्फेट, प्रूशियन ब्लू, सेल्यूलोज लिक्कर। तो निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग मीडिया जॉब की सरफेस पर शीघ्रता से जम जाता है और सूख जाता है? मतलब बहुत ही जल्दी से वो मार्किंग मीडिया सूख जाता है जॉब पर, तो वह कौन सा मार्किंग मीडिया है? तो इसकी हमने ट्रिक बताई थी कि जिस मार्किंग, जो हमारे यहाँ पे मार्किंग मीडिया के 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो जिसमें लास्ट में जा वर्ड आता है वही हमारा राइट आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है और हमें यहाँ पे जल्दी सूख जाता है। ठीक है, तो अब सेल्यूलोज, यहाँ पे जो लिखा है सेल्यूलोज, लेकिन किताब में आप देखोगे लास्ट में क्या है? जा। मतलब सा की जगह पे क्या है? सा की जगह पे जा है। यहाँ पे सेल्यूलोज होना चाहिए, जिसे हम सही वर्ड में बोलते हैं। तो सेल्यूलोज लिक्विड होता है, जिसके माध्यम से जब हम इस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं तो इससे जॉब की सतह पर जल्दी से सूख जाता है। तो अब यहाँ से याद करने का ट्रिक यही था कि यहाँ पर जा वर्ड होता है और जा से होता है हमारा जल्दी। तो कौन सा मार्किंग मीडिया जल्दी सूख जाता है? तो हमारा सेल्यूलोज लिक्विड है। ठीक है, और यही हमारा मार्किंग मीडिया है जो बाजार में विभिन्न रंगों में मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि विभिन्न रंगों में कौन सा मार्किंग मीडिया मिलता है? तो हमारा सेल्यूलोज लिक्विड है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे व्हाइट वाश के बारे में जान लेते हैं। व्हाइट वाश 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, मतलब 3 चीज़ों का मिक्सर दे देता है अलग अलग। जैसे नंबर 1 है व्हाइट वाश, एक हमारा चाक पाउडर और पानी का घोल। ठीक है, चाक पाउडर और पानी का घोल से बनाया जाता है। ये 3 चीज़ों का मिक्सर से बनाया जाता है। पहला हमने बताया चाक पाउडर और पानी घोल। देखिए ये क्वेश्चन दे देता है कि चाक पाउडर और पानी के घोल से कौन सा मार्किंग मीडिया बनता है? तो हमारा व्हाइट वाश बनता है। फिर इसके बाद वो यहाँ पे क्वेश्चन बदल दे देगा कि बताइए, अगर हम चाक को स्प्रिट घोल में मिलाकर तैयार कर रहे हैं तो कौन सी मार्किंग मीडिया तैयार होगी? मतलब वो दे देगा चाक पाउडर प्लस स्प्रिट घोल दे देगा वो। ठीक है, तो उसमें कौन सा आपका वो तैयार होगा मार्किंग मीडिया? तो हमारा व्हाइट वाश तैयार होगा। तीसरा दे देता है, जो अक्सर हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं और गलत भी आंसर उसका आता है। क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम व्हाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल में मिलाएं तो कौन सा मार्किंग मीडिया तैयार होता है? मतलब व्हाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल में अगर मिलाएं तो कौन सा मार्किंग मीडिया तैयार होता है? तो हमारा व्हाइट वाश। तो मतलब व्हाइट वाश को जो मार्किंग मीडिया है हम 3 प्रकार से प्राप्त करते हैं। चाक पाउडर, नंबर 1 चाक पाउडर और पानी से, चाक पाउडर और स्प्रिट के घोल से, तीसरा हमारा जो है व्हाइट लेड पाउडर और तारपीन के तेल से। इसका मिक्सर
इन तीनों चीज़ों से हम वाइट वाश बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं प्रूशियन ब्लू, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूशियन ब्लू का दूसरा नाम होता है लेआउट डाई। इसकी खास बात यह है कि यह मार्किंग मीडिया जॉब की सतह पर अगर हम इसको लगाते हैं तो बहुत देर बाद सूखता है। तो वह कौन सा मार्किंग मीडिया जो बहुत देर बाद सूखता है, वो हमारा प्रूशियन ब्लू होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद है कॉपर सल्फेट के बारे में। क्या है? कॉपर सल्फेट हमारा बहुत ही जहरीला मार्किंग मीडिया है, तो इसको नीला थूथा भी बोलते हैं। कौन सा मार्किंग मीडिया सबसे ज़्यादा जहरीला? वो कॉपर सल्फेट। क्यों है जहरीला? क्योंकि कॉपर सल्फेट ये जब मार्किंग मीडिया हम कैसे बनाते हैं, जब हम कॉपर सल्फेट और पानी का घोल लेते हैं, उस घोल में थोड़ी सी हम नाइट्रिक एसिड की बूंदें डाल देते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, हमारा जो मार्किंग मीडिया हो जाता है जहरीला हो जाता है, और इसी वजह से इसका प्रयोग हम कम करते हैं। लेकिन इसका प्रयोग हम एल्यूमिनियम या मतलब कि जो भी सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट, उस पे हम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 का बताना है आंसर। अब सारे क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा मार्किंग मीडिया रफ कास्टिंग और फोर्जिंग के लिए उपयुक्त है? तो देखिए, रफ कार्यों के लिए हम रफ कास्टिंग और फोर्जिंग के लिए हम कौन सा मार्किंग मीडिया यूज करते हैं? तो वहाँ पर हम वाइट वाश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रफ कास्टिंग मतलब कि रफ कार्यों में है, मतलब कि जो भी जो हमारे कास्टिंग की हुए जॉब हैं, और रफ कास्टिंग है, फिनिश कास्टिंग, रफ कास्टिंग। ठीक है, तो वहाँ पर हम वाइट वाश का प्रयोग करते हैं। अच्छा, व्हाइट वाश का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? देखिए, जो भी हमारे फिनिश जॉब होते हैं उनमें हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि व्हाइट वाश में हमारा पानी होता है ज़्यादातर। तो इससे क्या होता है, उस जो फिनिश किया हुआ जॉब है, अगर उसमें हम जब मार्किंग मीडिया लगाएंगे तो जंग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, और उस पर खींची गई रेखाएं भी मोटी होती है। अगर हम ये मार्किंग मीडिया यूज करेंगे तो जॉब की सतह पर क्या लगेगा, जंग लगेगा, और खींची गई रेखाएं भी, जो जिससे हम लाइन खींचेंगे उससे रेखाएं मोटी खींचेंगी। इस वजह से हम इसका रफ कार्यों में प्रयोग करते हैं, मतलब कि रफ कास्टिंग, मतलब कि कम शुद्धता वाले जॉबों पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? एल्यूमिनियम के बने जाबों पर कौन सा मार्किंग मीडिया उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताना है। तो एल्यूमिनियम के बने जावों पर कौन सा मार्किंग मीडिया उपलब्ध हुआ? तो जब भी ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो याद कर लीजिए कि एल्यूमिनियम के लिए हम कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि जो कॉपर सल्फेट है, इस मार्किंग मीडिया को हम सॉफ्ट मेटेरियल पे करते हैं। सॉफ्ट मेटल, जैसे हमारे एल्यूमिनियम क्या सॉफ्ट मेटल है, नर्म धातु है, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट क्या है कि हमारा जहरीला मार्किंग मीडिया है, और इसको अगर हम जब भी हम किसी जॉब पर हम अगर इसको लगाते हैं कॉपर सल्फेट मार्किंग मीडिया को, तो उसको सूख देना चाहिए, मतलब कि जब सूख जाए तभी हमें इसका यूज करना चाहिए। मतलब जिस मार्किंग टूल द्वारा हम अगर मार्किंग करेंगे तो उसके पॉइंट में फिर क्या है, वो हमारे मार्किंग मीडिया लग जाएगा, तो जिससे कि हमें क्या होगा, फिर खतरा होगा, क्योंकि जहरीला है ना। इससे फिर मृत्यु जो भी है, बीमारी भी हो सकती है, जो आप बीमार भी हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है। स्टील के बने जावों पर कौन सा मार्किंग मीडिया उपयुक्त होगा जिनकी मशीनिंग या फाइलिंग की हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का बताना है। स्टील के बने जावों पर कौन सा मार्किंग मीडिया उपयुक्त रहेगा जिनकी मशीनिंग या फाइलिंग की हुई? तो चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, व्हाइट वाश, लेआउट डाई, उपरोक्त दोनों में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया गया कि कोई स्टील है और स्टील से बने जॉबों पर हमें मार्किंग मीडिया उपयुक्त है। ठीक है, लेकिन उस मार्किंग कौन सा मार्किंग मीडिया प्रयोग करेंगे जिसमें वह स्टील से जो हमारा जॉब बना हुआ है वो पहले से हमारा क्या है, मशीनिंग या फाइलिंग की हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं हमारा लेआउट डाई। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20 का खा नंबर। ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। और लेआउट डाई का दूसरा नाम हमने क्या बताया था, याद रखिएगा। ठीक है, लेआउट डाई का दूसरा नाम है हमारा प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू क्या होता है? ये मार्किंग मीडिया बहुत देर तक, मतलब जॉब, अगर इसको किसी जॉब पर लगाएंगे तो बहुत देर बाद सूखता है। ठीक है, लेकिन इस पर क्या होता है कि अगर हम मार्किंग करेंगे मार्किंग टूल के द्वारा तो उस पर स्पष्ट रेखाएं नज़र आती हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा मार्किंग मीडिया के प्रयोग करने से उस पर खींची गई रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, तो वो हमारा लेआउट डाई है। ठीक है, तो लेआउट डाई के मार्किंग मीडिया प्रयोग करने से खींची गई रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 21 में क्या पूछा जा रहा है। एल्यूमिनियम के बने जाबों पर मार्किंग की लाइनों को पक्का करने के लिए किस पंच का प्रयोग करेंगे?
तो बताइए फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम के बने जावों पर तो हमने बताया था कि एल्यूमिनियम जो भी सॉफ्ट मेटल है वहाँ पर अगर हमें मार्किंग करना है, मार्किंग की गई लाइनों को पक्का करना है तो वहाँ पर हम प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। कल के वीडियो में बताया था कि जो भी हमारे सॉफ्ट मेटल है वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रिक पंच का प्रयोग करें। प्रिक पंच का हमारा पॉइंट एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है, सबको मालूम होगा। तो 31 का राइट आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 21, ठीक है। तो 21 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, खा नंबर, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं सॉलिड पंच के बारे में। सॉलिड पंच से 2 क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा कि बताइए कि पतली सीटों में, मतलब कि ठंडी हालत में पतली सीटों में सुराख करने के लिए वहाँ पर कौन सा पंच का प्रयोग करेंगे, सॉलिड पंच का प्रयोग करेंगे। सॉलिड पंच से हम मार्किंग नहीं करते हैं, क्या करते हैं, सुराख करते हैं, क्योंकि इसका जो पॉइंट होता है वो हमारा टेपर कोनिकल होता है। मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि इस टाइप का हो, लेकिन इसका जो पॉइंट होता है इस टाइप का होता है, ठीक, मोटा होता है, गोल होता है, सिलिंड्रिकल होता है। तो सॉलिड पंच का प्रयोग हमने पहला बताया कि इसका प्रयोग हम पतली सीटों में ठंडी हालत में सुराख करने के लिए करते हैं। और दूसरा प्रयोग करते हैं ब्लैक स्मिथी में, मतलब कि ब्लैक स्मिथी जॉब में अगर हमें वो सुराख करना है वहाँ पर भी हम सॉलिड पंच का प्रयोग करते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। सेंटर पंच का प्रयोग हम सबको पता है कि ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए करते हैं। डॉट पंच का एंगल हमारा 60 डिग्री होता है। इसका प्रयोग हम सामान्यतः करते हैं, और मतलब कि मार्किंग की गई लाइनों को पक्का करने के लिए अगर इतना वर्ड दे देता है तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर डॉट पंच होता है। अगर सॉफ्ट मेटल देता है तो वहाँ पर हमारा राइट आंसर प्रिक पंच होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है। पतली सीटों में गोलाकार सुराख करने के लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं। तो पतली सीटों में गोलाकार सुराख करना है तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, 22 का राइट आंसर। तो अभी हमने बताया था कि सुराख करना है। देखिए, सुराख अगर वर्ड दे देता है तो पंच तो मतलब कि जो हमारे सेंटर पंच है, डॉट पंच है, प्रिक पंच है, ये तो हमारे राइट आंसर होंगे ही नहीं, क्योंकि इनके जो पंच के पॉइंट होते हैं कोनिकल होते हैं, ग्राइंड होते हैं ना। जबकि जो हमारा सॉलिड पंच होता है इसका जो हमारा पॉइंट होता है ऐसे होता है, बेलनाकार सिलिंड्रिकल होता है। तो इससे मतलब सुराख ही करेंगे, कॉमन सी बात है ना। तो पतली सीटों में गोलाकार सुराख करने के लिए वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, सॉलिड पंच का प्रयोग करेंगे। एक यहाँ पे नया वर्ड आया है स्क्रे चावल, क्या होता है ना, इससे भी क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे। तो स्क्रे चावल का प्रयोग हम सीट मेटल में करते हैं, ठीक है। सीट मेटल में गहरी जैसे जो लोग सीट मेटल का वर्क करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, गहरी लाइनिंग करने के लिए या गहराई में मार्किंग करने के लिए या गहराई में लाइनिंग खींचने के लिए स्क्रे चावल का प्रयोग करते हैं। इसका जो हमारा पॉइंट एंगल होता है वो 15 से 20 डिग्री होता है, ठीक है। स्क्रे चावल का जो हमारा पॉइंट एंगल होता है, जो ग्राइंड करते हैं इसका पॉइंट, वो हमारा 15 से 20 डिग्री में करते हैं। जबकि जो हमारा स्क्राइबर होता है उसका जो हम ग्राइंड करते हैं पॉइंट को 12 से 15 डिग्री में ग्राइंड करते हैं, ठीक है। चलिए, और इसका जो झुकाव एंगल होता है स्क्रे चावल का, ये भी शायद 30 से 35 डिग्री होता है, ठीक है। 30 से 35 डिग्री इसके झुकाकर इसका यूज करते हैं, 30 से 35 डिग्री पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस गेज का स्क्राइबर बना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारा सरफेस गेज में स्क्राइबर होता है वो किससे बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताना है। तो सरफेस गेज का स्क्राइबर हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। सरफेस गेज का जो अगर ये पूछा जाए साइज कहाँ से लिया जाता है तो इसका साइज हम पिलर की ऊंचाई से लेते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरफेस गेज का साइज कहाँ से लेते हैं, पिलर की ऊंचाई से, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसरो में क्वेश्चन है पूछे जाने वाला, बहुत अच्छा, मतलब इसरो में इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग देखा जाता है। 60 डिग्री प्रिकवंच का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो कि 60 डिग्री प्रिकवंच का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर हम तुरंत देखेंगे स्पष्ट वर्ड कहाँ दिया है। मतलब कि इसको हम क्या करते हैं, मार्किंग की गई जो हमारी जिस मार्किंग टूल द्वारा हमने मार्किंग किया है, लाइनें खींचा है, उसको स्पष्ट करने हेतु हम 60 डिग्री पिक पंच का यूज करते हैं। मतलब कि यह क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले अगर कि चिन्हों को स्पष्ट करने हेतु किस पंच का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। वो ऑप्शन में दे देगा 30 डिग्री प्रिक पंच, 60 डिग्री प्रिक पंच, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, 60 डिग्री प्रिक पंच लगाएंगे, ठीक है। या ध्यान दीजिएगा कि हम 30 डिग्री प्रिक पंच नहीं लगाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि चिन्हों को स्पष्ट करने हेतु किस पंच का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर लगाएंगे 60 डिग्री प्रिक पंच, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताना है कि समांतर ब्लॉक का इस्तेमाल निम्न के लिए किया जाता है। तो समांतर ब्लॉक क्या है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, हम ऑप्शन पढ़ देते हैं फिर आप आंसर बताते रहिए। किसी किनारे से समांतर रेखाएं खींचने के लिए,
मशीनों को लेवल चेक करने के लिए, समांतर चाबी घाट काटने के लिए, कार्यखंडों को क्षैतिज रूप से लगाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए। ठीक है, आपने सोच लिया होगा राइट आंसर। अब हम बता देते हैं पहले पैरेलल ब्लॉक। देखिए, समांतर ब्लॉक को इंग्लिश में हम पैरेलल ब्लॉक भी बोलते हैं, तो इसको हिंदी में भी आप जान सकते हैं। अब पैरेलल ब्लॉक क्या है, ठीक है, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल ब्लॉक तो एक प्रकार का ऐसे यहाँ पे आयताकार टेपर ग्राउंड होते हैं, ठीक है, ऐसे आयताकार। ये जो पैरेलल ब्लॉक है ये हमारे जोड़े में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़, ये जो हमारे पैरेलल ब्लॉक है ये हमारे टूल स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना? ये हमारे टूल स्टील के बनाए जाते हैं पैरेलल ब्लॉक, और यह पेयर में हमेशा मिलते हैं, मतलब कि जोड़े में मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो प्रयोग करने से पहले हम जानेंगे पैरेलल ब्लॉक प्रकार कितने होते हैं। पैरेलल ब्लॉक हमारे 2 टाइप के होते हैं, सॉलिड टाइप और एडजस्टेबल टाइप। और यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आप देखे होंगे कि पैरेलल ब्लॉक के इमेज दे देता है, ठीक है। इमेज का मतलब कि बताइए कि कौन सा हमारा ब्लॉक है, मतलब कौन सा पैरेलल ब्लॉक है। तो 2 ही ब्लॉक होते हैं, एक हमारा सॉलिड टाइप होता है, एक हमारा एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक होता है। तो हमारा जो सॉलिड टाइप पैरेलल ब्लॉक होता है वो इस टाइप का होता है, मतलब कि 2 ऐसे आयताकार, बिल्कुल मतलब कि ऐसे होते हैं, ठीक है, आयताकार टेपर ग्राउंड होते हैं, हैं, और मतलब कि लास्ट में जाके थोड़ा सा टेपर हो जाते हैं। ये हमारे कौन से सॉलिड टाइप पैरेलल ब्लॉक। दूसरे जो टाइप के होते हैं, दूसरा जो हमारा टाइप होता है वो इस टाइप का कुछ करके होता है, इस टाइप करके, मतलब कि इस टाइप का आपने देखा होगा इमेज में, मतलब ऊपर वाले को साइड स्लाइड कर देते हैं, ऊपर वाले भाग को, तो आपको ये पता हो गया होगा, ठीक है। पैरेलल ब्लॉक हमारे 2 टाइप के होते हैं, और जो हमारे पैरेलल ब्लॉक हैं ग्रेड में मिलते हैं। तो कौन कौन से ग्रेड में मिलते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी। तो याद रहेगा ना, ग्रेड ए और ग्रेड बी, ये हमारे 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी। और ये पूछा जा सकता है कि पैरेलल ब्लॉक किस में दर्शाते हैं, नंबर में दर्शाते हैं कि ए बी सी डी में दर्शाते हैं। तो हम ग्रेड ए, ग्रेड बी, मतलब ए और बी में दर्शाते हैं। अब जो है ग्रेड ए, ग्रेड बी है, इसमें कौन सा आता है, तो ग्रेड ए का प्रयोग हम टूल रूम में करते हैं, क्योंकि ये शुद्ध होता है। ये जो हमारा जो ग्रेड ए पैरेलल ब्लॉक होता है हमारा शुद्ध होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम टूल रूम में करते हैं। जो ग्रेड बी हमारा पैरेलल ब्लॉक होता है, इसका प्रयोग हम मशीन शॉप या वर्कशॉप में करते हैं। तो जो हमारा अधिक शुद्ध होगा, चाहे वो हमारा बी ब्लॉक हो, चाहे हमारा एंगल प्लेट हो, उसका हम प्रयोग हमेशा कहाँ पर करेंगे, वहाँ पर टूल रूम में करेंगे। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि हमने एक चीज़ याद कर लिया कि जो हमारा सबसे शुद्ध होगा, चाहे वो हमारा एंगल प्लेट हो, जैसे एंगल प्लेट को हमने दर्शाते हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में। तो ग्रेड 1 क्या होता है, बहुत ही शुद्ध होता है, तो इसका प्रयोग हम कहाँ प्रयोग करते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं, टूल रूम में। तो ग्रेड 2 का प्रयोग एंगल प्लेट, ग्रेड 2 जो हमारा एंगल प्लेट होता है उसका प्रयोग हम वर्कशॉप में करते हैं, ठीक है, इस तरह से याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब समांतर ब्लॉक का यूज कहाँ करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट ये। तो पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग हम जैसे हमारे मशीन शॉप है, वहाँ पर हमें किसी जॉब की मशीनिंग करनी है, और हमारा जैसे चक में कोई जॉब लगा हुआ है, या किसी भी मशीन स्पिंडल में हमारा कोई स्पिंडल में तो खैर हमारा टूल है जिसमें हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बनता है, स्पिंडल में जो हमारा टेल स्टॉक की तरफ होता है, और इस तरफ भी हमारा स्पिंडल होता है, और हेड स्टॉक की तरफ, जिसमें हम जॉब को होल्ड करते हैं। तो अगर हम किसी जॉब की टर्निंग कर रहे हैं या मशीनिंग कर रहे हैं, तो उसको हमें बिल्कुल हमारा मतलब जॉब में हमारा सीध है कि नहीं है, लेवलिंग उसको चेक करने, मतलब जॉब का जो लेवल है वो सही है कि नहीं, तो उसका प्रयोग करने के लिए हम समांतर ब्लॉक का, मतलब पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कार्यखंडों को क्षैतिज रूप से लगाने की, कार्यखंड का मतलब क्या है, जॉब है। तो जॉब को क्षैतिज रूप से लगाने के लिए, तो उसके लिए हमें पैरेलल ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी देख लेते हैं। किसी किनारे से समांतर रेखाएं खींचने के लिए, तो लाइन खींचने के लिए तो हम इसका प्रयोग करते नहीं, ठीक है। मशीनों को लेबल करने के लिए, मशीनों में जो हमारे मशीनिंग, अगर यहाँ पे दिया होता कि मशीन शॉप में जॉब की अगर लेवलिंग करना है, जॉब का जो मशीनिंग कर रहे हैं उसका अगर लेवल चेक करना है, तो फिर हमारा राइट आंसर होता समांतर चाबी गार्ड काटने के लिए, भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। कार्यखंडों को क्षैतिज रूप से लगाने के लिए, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है।
क्षैतिज रूप का आपको पता होगा ना, इस टाइप से, मतलब इस टाइप से अगर जॉबों को हमें लगाना है तो उसको स्ट्रेट फिट करना, मतलब कि देखना है कि हमारा जॉब सही से लगा हुआ है कि नहीं, तो वहाँ पर हम उसको सही से लगाने के लिए पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का जो अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं और इनको क्वेश्चन को बस आपको आंसर याद कर लेना है, लेकिन समझना भी है रिप्स होता क्या है, केवल आंसर नहीं याद करना। किसी कोण प्लेट का मतलब यहाँ पे क्या है, एंगल प्लेट। एंगल प्लेट के अम अमशीनीकृत हिस्से में रिब्स बनाने का प्रयोजन है। अब रिब आप लोग जानते होंगे, ऐसे करके जो हमारी एंगल प्लेट होती है तो आपने देखा होगा यहाँ पर इस टाइप का रिब्स बनी होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एंगल प्लेट है और इसमें हमारी एक रिब बनी होती है, तो उस रिब का क्या कार्य है, तो वो ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे रिप का कार्य है कि दृढ़ता के लिए, विकृति को रोकने के लिए, मतलब आप एक वर्ड याद रखिए कि रिप का जो हमारा काम होता है वो डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए होता है, ठीक है। तनाव, जो हमारा तनाव है उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिप का क्या काम है, वहाँ पर हमारा डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए। अगर यहाँ पे दे देता जो हमारे स्लॉट कटे होते हैं एंगल प्लेट में, तो उसका क्या कार्य होता है, उसका ये होता है कि जॉब को क्लेम करना है। जब भी हम किसी भी जॉब की मार्किंग करते समय, ठीक है, तो वहाँ पे जॉब को अगर क्लेम करना है तो बोल्ट के माध्यम से हम क्लेम कर सकते हैं, इस वजह से वहाँ पर स्लॉट कटे होते हैं, आपने देखा होगा। एंगल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27, कोण प्लेट में खांचे बनाने के कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन दिया है, बोल्ट लगाना, हुक लगाकर उठाना, कार्य को संरक्षित बनाना, भार को कम करना। तो एंगल प्लेट में खांचे बनाने का क्या कार्य है, तो हमने बताया जो हमारी एंगल प्लेट होती है उसमें हमारे स्लॉट कटे होते हैं, उसका काम है केवल बोल्ट लगाकर जॉब को क्लैंप करना, है ना। भार को कम करना नहीं है, कार्य को संरक्षित बनाना भी नहीं, हुक लगाकर उठाना नहीं। जो मेन उद्देश्य है यही है कि बोल्ट लगाकर हमें जॉब को, मतलब उसमें हम सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारा कोई जॉब नहीं सही से उसमें आ रहा है तो उसको हम बोल्ट लगाकर क्लैंप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको गलत लगता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसे नेक्स्ट वीडियो में हम उसे सही से क्लियर भी कर सकते हैं। जैसा कि पिछले जो भी अभी तक हमारे पार्ट हो चुके हैं उसमें 2 क्वेश्चन के रॉन्ग हुए थे, तो हमने क्योंकि एक क्वेश्चन का बुक में गलत दिया था और एक हमारे द्वारा हुआ था, तो हमने वीडियो में डिस्कस कर दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई चीज़ गलत होती तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चन का राइट आंसर अगर रॉन्ग लगे तो आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आपको आंसर बताना है। एंगल प्लेट का साइज का वर्णन किया जाता है। तो जो हमारी एंगल प्लेट होती है उसको नंबर द्वारा हम दर्शाते हैं, ठीक है। आपको आ गया होगा राइट आंसर। तो जो हम एंगल प्लेट का साइज दर्शाते हैं वो नंबर से दर्शाते हैं। अगर पूछा जाए कि एंगल प्लेट का साइज हम कहाँ से लेते हैं, तो वो हम लंबाई गुणते चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई विथ जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, विथ इनटू हाइट, ठीक है। और आप प्रीतम ठाकुर बुक में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको मोटाई दिया हुआ है, तो उसको आप कट कर लीजिएगा, वो गलत दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है कि जो हमारा एंगल प्लेट का साइज लिया जाता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और मोटाई, तो मोटाई आप कट कर दीजिएगा, वो गलत दिया हुआ है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से हमारा एंगल प्लेट का साइज लिया जाता है, इसे आप सही लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको जो दर्शाते हैं वो हम नंबर से दर्शाते हैं, तो एंगल प्लेट का साइज हम नंबर से दर्शाते हैं, ठीक। अब एंगल प्लेट हमारे 2 ग्रेड में मिलते हैं, 2 ग्रेड में मिलते हैं और बहुत ही पूछा जाता है, जो नंबरों में व्यक्त किया जाता है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। तो ग्रेड 1 का प्रयोग कहाँ करते हैं, वर्कशॉप में, सॉरी टूल रूम में करते हैं क्योंकि बहुत ही शुद्ध होता है। और ग्रेड 2 का प्रयोग हम वर्कशॉप में करते हैं क्योंकि यह हमारा कम शुद्ध होता है, ठीक है। तो ये बस यहीं से इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर अधिकतर थोड़ा सा डीप में जाके पूछेगा तो हमारा एंगल प्लेट कितने प्रकार के होते हैं तो पूछ लेगा। तो एंगल प्लेट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड टाइप एंगल प्लेट, एडजस्टेबल और हमारा बॉक्स टाइप एंगल प्लेट। अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी एंगल में अगर हमें मार्किंग करनी है तो किस एंगल प्लेट का प्रयोग करेंगे, मतलब कि अगर हम कोई जॉब है किसी भी उसको किसी भी एंगल में हम अगर मार्किंग करना है तो उसके लिए हम कौन सा प्रयोग करेंगे, वहाँ पर एडजस्टेबल एंगल प्लेट का प्रयोग करेंगे। वहाँ पर क्या होता है कि जॉब को किसी भी कोण पर उससे मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। वी ब्लॉक खांचे का अंतः कोण होता है। तो वी ब्लॉक जो होता है वो उसका कोण बताना है आपको। जो ग्रूव होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का बताना है। वी ब्लॉक हमारा आपको बताया था, हमने आपको बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं ना। तो जो 4 प्रकार के होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हमारा जो प्रयोग किया जाता है वो मैग्नेटिक वी ब्लॉक सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें आप थोड़ा सा बुक उठाइएगा और थोड़ा सा लेवल आप पढ़ लीजिएगा, ग्रुप पढ़ लीजिएगा। एक खैर हम पिछले वीडियो में क्लास हमारी 3 या 4 नंबर वाली क्लास आप देखिएगा, उसमें हमने फिगर के माध्यम से भी उसमें समझाया हुआ है। तो वी ब्लॉक का खांचे का अंतः कोण हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 29 का, यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा जा रहा है। वी ब्लॉक निम्न में ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। तो हमने बताया था वी ब्लॉक जो होते हैं हमारे नंबर में दर्शाए जाते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2। तो राइट आंसर यहाँ पे सॉरी, वी ब्लॉक जो होते हैं हमारे ग्रेड और ग्रेड बी में दर्शाए जाते हैं। और एंगल प्लेट होता है वो हमारा नंबर में दर्शाता है। ये बहुत ही बारीकी जो क्वेश्चन है यहाँ पे आ जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा जो हमारी एंगल प्लेट है वो हमारी नंबर में दर्शाई जाती है, इसी वजह से उसको जो ग्रेड होता है वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 में दर्शाते हैं। जो बी ब्लॉक होता है वो ग्रेड ए और ग्रेड बी में उसको ये टाइप होते हैं, ठीक है। बी ब्लॉक 2 प्रकार के। अब यहाँ पे वी ब्लॉक ग्रेड ए जो होता है, इससे क्वेश्चन आता है कि ये कितनी लंबाई में मिलता है। तो वी ब्लॉक जो ग्रेड ए होता है वो 100 mm की लंबाई में पाया जाता है, जो हाई ग्रेड स्टील का बनाया जाता है, मतलब उच्च ग्रेड की स्टील से बनाया जाता है क्योंकि बहुत ही शुद्ध होता है। जो हमारा बी ग्रेड का बी वी ब्लॉक होता है वो हमारा 300 mm की लंबाई तक बनाया जाता है, जो हमारा क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर बी ग्रेड वी ब्लॉक की धातु होती है, जैसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो जो हमारा बी ब्लॉक होता है वो हमारे 2 ग्रेड पाए जाते हैं, ग्रेड ए ग्रेड बी। और ग्रेड बी जो हमारा बी ब्लॉक होता है हमारा क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, लेकिन यहाँ पे क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम कास्ट आयरन यहाँ पे लगा सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताना है। सरफेस प्लेट का प्रयोग चिन्ह के लिए किया जाता है क्योंकि। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि सरफेस प्लेट का प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है, क्यों। तो हमें पता होना चाहिए कि सरफेस प्लेट का प्रयोग हम क्यों करते हैं। मतलब अगर कोई जॉब है उसकी हमें हाइट मापनी है या फिर किसी जॉब की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए क्या करना होता है, जॉब को और जिस टूल के माध्यम से हम मार्किंग कर रहे हैं या फिर हम उस वर्नियर कैलिपर या वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम वर्नियर हाइट गेज के द्वारा किसी जॉब की हम अगर हाइट माप रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, एक डेटम सतह की ज़रूरत होती है। मतलब एक ये हमारी क्या है, सरफेस प्लेट है। इस सरफेस प्लेट के ऊपर हमें वर्नियर हाइट गेज रखने के लिए एक सरफेस चाहिए जिसे हम डेटम सतह बोलते हैं। यहाँ पर हमने वर्नियर हाइट गेज रखा और यहाँ पे एक हमारा जॉब है और वर्नियर हाइट गेज में एक हमारा स्क्राइबर लगा होता है या फिर जो पिन लगा होता है जो जिसके माध्यम से हम उसकी हाइट मापते हैं जॉब की, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक डेटम सतह की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम सरफेस प्लेट का प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है, क्योंकि सरफेस प्लेट क्या हमें प्रदान करती है, हमें डेटम सतह प्रदान करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, सरफेस प्लेट का पदार्थ है, जो सरफेस प्लेट है किस मटेरियल की बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए बहुत अच्छे से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। आप शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे ये होगा कि ये होगा। देखिए जो हमने बताया था कि सरफेस प्लेट होती है हमारी 3 मटेरियल की बनाई जाती है। कौन कौन सी हमने बताया था, एक हमने बताया था क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, एक हमने बताया था ग्लास जिसे हम लेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने बताया था ग्रेनाइट, ठीक है। तो ग्लास, ग्रेनाइट और क्लोज ग्रेन कास्ट, ये 3 मटेरियल से हमारी सरफेस प्लेट बनाई जाती है। और सरफेस प्लेट हमारी ग्रेड ए और ग्रेड बी में भी पाई जाती है, ग्रेड ए ग्रेड बी, ठीक है, शुद्धता के अनुसार। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि सरफेस प्लेट बनाई जाती है, तो क्लोज ग्रेन कास्टन का मतलब ये होता है कि महीन ग्रेन कास्टन, ठीक है। याद रखिएगा क्लोज ग्रेन कास्टन का मतलब क्या होता है शुद्ध हिंदी में, महीन कणों वाला ढलवा लोहा। तो राइट आंसर क्या पे होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन। याद रखिएगा कि सरफेस प्लेट बनाया जाता है महीन कणों वाला, मतलब कि क्लोज ग्रेन कास्टन वाला। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताना है। निम्न से कौन सी विशेषता ग्रेनाइट
ग्रेनाइट सरफेस प्लेट की नहीं होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता ग्रेनाइट सरफेस प्लेट में नहीं होती है। मतलब जो हमारी ग्रेनाइट सरफेस प्लेट है, ऐसा इसमें कौन सा वो ऑप्शन है जो इसमें लागू नहीं होता है। तो हमारी ठोस व स्थायी पदार्थ है, मतलब जो हमारी ग्रेनाइट सरफेस प्लेट होती है वो हमारी ठोस और स्थायी होती है। उच्च परिष्करण बनाए रखना, जी ये क्या होती है हमारी उच्च परिष्करण, मतलब कि शुद्धता को बनाए रखना होता है। ठीक है। खरोंचे जाने पर रेशे उत्पन्न हो जाना, मतलब क्या इसके कहने मतलब यह है कि अगर हम इस पे अगर खरोंच ऐसे लाइनिंग कर दें तो इस पे क्या हो जाते हैं, रेशे उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। खरोंचे जाने पर क्या है, रेशे उत्पन्न हो जाते हैं। इसका मतलब तो ये, तो अगर हम किसी ग्रेनाइट सरफेस प्लेट पर अगर हम खरोंच लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रेशे उत्पन्न होते। तो ऐसा नहीं होता है। तो हमारा एक कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये हमारी ये विशेषता नहीं होती है। ठीक है। और जंगरोधी तो हमारी बिल्कुल है, इसमें हमारा जंग नहीं लगती है। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट में सबसे अधिक जो हमारे जो अच्छा गुण होता है हमारी ग्रेनाइट सरफेस प्लेट में, वो यही होता है कि इसमें हमारी जंग नहीं लगती है और उच्च परिष्करण को बनाए रखता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 35। क्या पूछा जा रहा है, चिन्हित मार्किंग के समय संदर्भ सतह निम्न द्वारा प्रदान की जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चिन्ह मतलब क्या है, मार्किंग। मार्किंग के समय संदर्भ सतह निम्न द्वारा, मतलब जो डेटम सतह है किसके द्वारा प्रदान की जा रही है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन देख लेते हैं। डेटम सतह किसके किसके द्वारा प्रदान की जा रही है, सरफेस गेज, कार्यखंड, कार्य की ड्राइंग, चिन्ह लेबल की सतह। तो बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। तो देखिए जो बुक में राइट आंसर दिया है उसको आप हमने यहाँ पे सही बुक, जो जिन लोगों ने पीडीएफ परचेज किया होगा तो उनको पता होगा, वहाँ पे हमने जो उसका करेक्ट आंसर है वहाँ पे हमने उसको टिक लगा रखा है, मतलब मार्किंग टेबल की सतह यहाँ पे राइट आंसर होगा। लेकिन बुक में जो आपको आंसर दिया है कार की ड्राइंग, इसी वजह से हमने बुक को जो हमने पीडीएफ बना के दिया उसमें हमने जो भी क्वेश्चन रॉन्ग है उनके टिक लगा के दिया, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पीडीएफ अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। 149 के है। अगर आपको फीस अगर इतना पे नहीं कर पाते हैं तो आप हमें 130 रुपये में आप हमें पेमेंट व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ले सकते हैं। तो चिन्ह ले, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्किंग टेबल की सतह। ठीक है। तो मार्किंग के समय संदर्भ सतह किसके द्वारा प्रदान करते हैं, मार्किंग टेबल की सतह, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछा गया है, डेटम सिरे के सहारे समांतर रेखाएं खींचने में सहायक यूनिवर्सल सरफेस गेज के पुर्जे का नाम है। तो बताइए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्टार्टिंग में ही इस टाइप का क्वेश्चन मिला था कि डेटम सिरे, मतलब डेटम सतह के सहारे समांतर रेखाएं खींचने के लिए सहायक यूनिवर्सल सरफेस गेज के पुर्जे का क्या नाम है, तो वो हमारा है गाइड पिन। ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे, तो ये वर्ड याद रखिएगा क्वेश्चन में अगर कभी भी इस टाइप का देता है समांतर रेखाएं खींचने के लिए यूनिवर्सल रेखाएं, तो वहाँ पर हमारा गाइड पिन है, राइट आंसर होता है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो कराया था क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कि सरफेस गेज के निम्नलिखित पार्टों में से क्वेश्चन नंबर ये नहीं था, 15 था शायद, यही था। तो सरफेस गेज के निम्नलिखित पार्टों में से कौन सा पार्ट डेटम एज के समांतर लाइनें खींचने में सहायक होता है। तो समांतर लाइनें खींचने में अगर कभी भी ये वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वहाँ पर राइट आंसर हमारा गाइड पिन है। बाकी आपको समझ के भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन की आंसर को रट लेना है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा गाइड पिन हो जाएगा। ठीक है। तो समांतर रेखाएं खींचने के लिए किसकी सहायता पड़ती है, वहाँ पे गाइड पिनों की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताना है। हाई कार्बन स्टील हमारा किस मटेरियल का बना होता है, हाई कार्बन स्टील जो हमारा स्क्राइबर होता है वो हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है। स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है, 12 से 15 डिग्री पर ग्राइंड करते हैं। जो इसका झुकाव एंगल जितने डिग्री पर, मतलब जॉब की सतह पर झुका के काम करते हैं वो 30 डिग्री पे करते हैं। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्क्राइबर का। ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताना है। सरफेस गेज का साइज लिया जाता है।
तो सरफेस गेज में हमारा एक स्क्राइबर भी होता है, आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सरफेस गेज का जो साइज लिया था है वो पिलर की ऊंचाई से लिया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताना है। सरफेस प्लेट की शुद्धता प्रति हाई स्पॉट से मापी जाती है। सरफेस प्लेट की शुद्धता प्रति हाई स्पॉट में मापी जाती है। तो किस में हम मापते हैं, वर्ग प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, तो 39 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, का नंबर। ठीक है, तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर में है, प्रति हाई स्पॉट में मापते हैं। देखिए ये क्या होता है हाई स्पॉट, हमने बताया था कल की वीडियो में कि हम जो हमारी सरफेस प्लेट है अगर उसमें जो स्पॉट हैं, अगर वो स्पॉट हमारे अधिक हैं, बहुत हैं, तो वो हमारी सरफेस प्लेट क्या है, हमारी शुद्ध है, मतलब बहुत अच्छी सरफेस प्लेट है। अगर उस सरफेस प्लेट में अगर जो हमारे हाई स्पॉट हैं, जो हमारे निशान हैं, वो हमारे क्या हैं, अगर कम है, तो फिर उसमें क्या उस सरफेस प्लेट की शुद्धता कम है। जैसे हमने बताया था जो हमारी सरफेस प्लेट जिसमें हमारे अधिक हाई स्पॉट होते हैं वो उसे बोलते हैं ग्रेड ए की सरफेस प्लेट। ठीक है, जो जिस सरफेस प्लेट में हमारी शुद्धता कम होती है वो हमारी ग्रेड बी होती है। और ग्रेड बी में हमने बताया था कि जो कम शुद्धता वाली सरफेस प्लेट होती है उसमें हमारा 5% हाई स्पॉट पाए जाते हैं। जो हमारी ग्रेड ए जिसमें अधिक हमारी हाई स्पॉट होते हैं उसमें हमारे 10% हाई स्पॉट पाए जाते हैं जो हमारी सरफेस प्लेट का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है आपको समझ में आ गया होगा। सरफेस गेज को भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताना है। तो सरफेस गेज का दूसरा नाम क्या है, मार्किंग ब्लॉक। ठीक है, एक और नाम होता है सरफेस गेज का, क्या नाम होता है, स्क्राइबिंग ब्लॉक। ठीक है, और एक स्लिप गेज का आता है, वहाँ पे आप कंफ्यूजन होते होगे। स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या होता है, गेज ब्लॉक। ठीक है, स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या होता है, गेज ब्लॉक होता है। सरफेस गेज का दूसरा नाम क्या होता है, मार्किंग ब्लॉक होता है, और एक स्क्राइबिंग ब्लॉक होता है। सरफेस गेज के द्वारा हम किसी भी जॉब की मार्किंग भी करते हैं, और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, गोल जॉब का सेंटर निकालते हैं। जैसा कि अगर आप लेथ मशीन पर आपने कभी प्रैक्टिकल किया होगा तो फोर्जा चक में आपसे क्या कराएंगे, बेलनाकार जॉब आपसे उसमें आपको होल्ड करवाएंगे। इसके बाद आपको जो बेलनाकार जॉब आपने जो फोर्जा चक में होल्ड किया है उसको आप सरफेस गेज के द्वारा उसको सेंटर में बांधना होता है। मतलब कि उसको सरफेस गेज के द्वारा जो स्क्राइबर होता है उसके पॉइंट के द्वारा आपको चेक करना होता है कि हमारा जॉब अब हमारा सेंटर में है कि नहीं है। अगर हमारा जॉब सेंटर में नहीं होता है तो चक्की के द्वारा हम जॉब को इधर से उधर मतलब थोड़ा बहुत ठूंकते पीटते हैं जिससे कि हमारा जॉब सेंटर में आ जाता है। तो सरफेस गेज के द्वारा क्वेश्चन आता है कि सरफेस गेज के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी जॉब को सेंटर में बांधते हैं। ठीक है, वो किसमें, फोर्जा चक में, लेथ मशीन में। और थ्री जाचक में आपको पता है कि उसमें हमारा जॉब ऑटोमेटिक सेंटर में पकड़ जाता है, ठीक बन जाता है। तो आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। तो बहुत क्वेश्चन आपको सीखने को भी कुछ मिला होगा, और हमने कुछ नया भी आपको सिखाया ज़रूर होगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको डिटेल में बताते रहते हैं जिससे कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। केवल क्वेश्चन के राइट आंसर बता देने से कोई फ़ायदा नहीं, उससे रिलेटेड अगर हम आपको क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, उससे रिलेटेड जो 4 ऑप्शन उनको अगर हम क्लियर करेंगे तो इससे क्या होगी, आपकी अच्छी तैयारी होगी, आप कम समय में ज़्यादा कुछ तैयार कर सकेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिएगा। जब वीडियो अपलोड हो जाए तो पब्लिक जो कमेंट होता है वहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो जो लोग बाद में आएंगे वहाँ पर उनको हमारा रिव्यू देखने मिलेगा, जिससे कि उन्हें वो भी हमारा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ और कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ।